देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र ये भी है कि फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर्स को क्वारंटीन के लिए 18 राज्यों ने जो इंतजाम किए हैं, क्या वो काफ़ी हैं? क्वारंटाइन पीरियड में अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव निकले तो क्या उसे कोरोना कुरियर बनने से बचाया जा सकता है? इसके लिए पहले इंतजामात के हालात को समझना होगा। प्रवासियों के लौटने पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। इस आरोग्य सेतु ऐप के जरिए प्रदेश में उन्हें ट्रैक किया जाएगा। सभी यात्रियों के हाथ पर होम क्वारंटाइन की सील भी लगेगी। क्वारंटाइन के दौरान यात्रियों का हर दिन हालचाल जाना जाएगा। यानी क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने का एकमात्र साधन आरोग्य सेतु ऐप होगा और उस ऐप का अलार्म तब तक ही काम करेगा जब तक फोन ट्रैक किए जाने वाले व्यक्ति के पास है। स्मार्टफोन डिवाइस उससे अलग होते ही ऐप किसी काम का नहीं रहेगा। यानी क्वारंटाइन पीरियड में फिजिकल निगरानी नहीं होगी बल्कि वर्चुअल होगी। जो कारगर होगी या नहीं, इसका किसी को भरोसा नहीं है। फिक्र अब गाइडलाइंस के कंफ्यूजन की भी। हवाई सेवा शुरू करने से पहले, यात्रा के दौरान और उसके बाद के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उससे पैसेंजर्स के लिए एकदम अलग स्थिति बन गई है। इस गाइडलाइन के अंतर को समझिए। यात्रा से पहले सरकार ने 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विमानन कंपनियां यात्रा से 3 घंटे पहले पहुंचने की अपील कर रही हैं। यानी 2 अलग अलग तरह की टाइमिंग से कंफ्यूजन बढ़ रहा है। सरकारी नियम के तहत बिना मास्क के यात्रियों की एयरपोर्ट में एंट्री बैन होगी, लेकिन विमान सेवा कंपनी फ्लाइट के अंदर प्रोटेक्शन किट देगी। यानी जब पहले ही यात्रियों की एंट्री प्रोटेक्शन किट के बिना बैन होगी तो फिर से किट क्यों? और अगर अंदर ही किट मिलेगी तो फिर प्रोटेक्शन पहले क्यों? सरकार ने फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी 12 घंटे पहले देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विमानन कंपनियां कैंसिल फ्लाइट की जानकारी तब दे रही हैं जब पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंच चुके होते हैं। लॉकडाउन में मुंबई से दिल्ली की पहली फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी ऐसे ही दी गई। इसके अलावा भी केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई और गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन विमानन कंपनियों की अलग अलग गाइडलाइंस की वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस कंफ्यूजन के बीच भी फ्लाइट के शुरू होने के बाद लोगों ने यात्रा शुरू की। इस यात्रा में पैसेंजर्स ने कई बदलाव देखे और एक नया अनुभव उन्हें हासिल हुआ। इस तस्वीर से समझिए। तस्वीर हैदराबाद एयरपोर्ट की है, जहां टच फ्री एंट्री हुई। सिक्योरिटी अधिकारी अब यात्रियों का टिकट हाथ में नहीं ले रहे। एंट्री गेट पर कैमरा लगा है जो QR कोड से टिकट और यात्रियों की पहचान कराता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर आपका चेहरा देखते हैं और अंदर जाने की इजाजत मिलती है। हालांकि एंट्री के बाद कई थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में पास होने के बाद ही यात्रा की अनुमति मिल रही है। यानी एयरपोर्ट में एंट्री के बाद अब सिक्योरिटी के कई चरण हैं, लेकिन ज्यादातर चरण हैंड्स फ्री हैं। अब हम आपको यह दिखाते हैं कि हवाई यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा से जुड़े क्या क्या बदलाव किए गए हैं। फ्लाइट में दाखिल होने से पहले गेट पर आपको प्रोटेक्शन किट दी जाती है। इस किट में फेस मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर दिए गए हैं। इन्हें पहने बिना आप फ्लाइट की अपनी सीट पर नहीं बैठ पाएंगे। यानी आप कंफ्यूजन के बीच यात्रा भी करेंगे, लेकिन आपकी यात्रा पहले से बिल्कुल अलग हो गई है। 2 महीने बाद शुरू हुई हवाई यात्रा में क्या नया परिवर्तन है और क्या कंफ्यूजन, ये यात्रा करने वालों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। आइए अब हम आपको हवाई यात्रा करने वालों के अपने अनुभव से रूबरू कराते हैं। करीब 3 महीने बाद शुरू हुई डोमेस्टिक फ्लाइट के यात्रियों ने एयरपोर्ट पहुंचकर राहत की सांस ली, लेकिन इस बार यात्रा का पूरा तरीका बदल गया है। इसीलिए थोड़ी मायूसी भी है। एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों के अनुभव से इस बदलाव को समझिए। दिल्ली के एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं। सभी कोरोना से सुरक्षा के साधन से लैस हैं, लेकिन ये सुरक्षा यहीं तक सीमित नहीं है। यात्री घर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 14 दिन के लिए घर में ही क्वारंटीन हो जाएंगे।
आप दिल्ली में ही है कहीं और से आ रहे नहीं, मैं पटना से आ रही हूँ। कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं थी और फिर हम वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर चंडीगढ़ के लिए हैं? अच्छा, क्या क्या नियम बताए गए हैं आपको, क्या क्या करना होगा? मास्क, शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइज करना है हमेशा, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही हम मेंटेन कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप भी यूज़ किया है? हाँ जी। अच्छा, कुछ बताया गया है कि जब पहुंचेंगे कितने दिन क्वारंटाइन करना होगा या नहीं? ये हमारे लिए तो स्पेसिफिकली बताया गया कि हमें पहले चेकअप करवाना है। हाँ जी। और उसके बाद ही हम घर में क्वारंटाइन होंगे। अगर एवरीथिंग इज़ ओके, उसके लिए भी कम से कम 1 वीक का तो क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। 1 वीक का? हाँ जी। वही अपने आप को दूरी बनाए रखना, साफ सफाई से दूरी रखना, बस यही। अच्छा, कुछ ऐसा बताया कितने दिन अपने आप को एकांत में रखना होगा, आइसोलेशन में? ऐसा हाँ, 14 दिन। ये बताया गया? हाँ आरोग्य सेतु ऐप की आपने डाउनलोड किया है? हाँ, डाउनलोड किया है। कुछ अनुभव दूसरे शहरों से मुंबई पहुंचे फ्लाइट पैसेंजर ने भी शेयर किए। यात्रा के बदले हुए रूप को उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये फ्लाइट में क्या क्या गाइडलाइंस दी गई थी और किस तरह से आप लोगों की सुरक्षा को देखा गया? बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत स्मूथ था, गाइडलाइंस काफ़ी अच्छे से दी गई थी। मास्क एंड सैनिटाइजर वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय इंडिगो। और मैम, होम क्वारंटीन का ठप्पा लगाया आप लोगों के हाथ पे? थैंक यू मैम। थैंक यू। आ गया। सो देखिए, ये सारे लोग जो हैं पैसेंजर्स अब यहाँ पर आए हुए हैं, होम क्वारंटीन का ठप्पा लगा हुआ है। छोटा बच्चा था, बहुत मुश्किल से ये यात्रा हुई है, लेकिन बस खुशी सी बात की है कि अब अपने गंतव्य तक ये लोग जो हैं वो पहुँच गए। मुंबई में एक अनुभव ये भी रहा कि कुछ यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन ना तो उन्हें इसके बारे में जानकारी दी गई, ना ही फ्लाइट कैंसिलेशन का कोई मैसेज डिस्प्ले किया गया। अंकल, आप कहाँ जाना चाह रहे थे या आपकी? मेरी बेटी जाना चाह रही है, दिल्ली जाना है उनको। वो होली पर आई थी, बाद में यहाँ अटक गई। और हमारा एयर इंडिया का फ़्लाइट है A10809, जो कि आज 11:05 का शेड्यूल है और अभी तक का नेट के ऊपर में कहीं लिखा नहीं है कैंसिल है करके। बट यहाँ पे आए बाद ये लोग बोल रहे हैं ट्रेन कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल है। 12-1 बजे के आसपास हमने कंफर्म किया तो फ्लाइट ऑन टाइम दिखा रहा था। इवन मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे निकले हैं तो भी ऑन टाइम स्टेटस दिखा रहा था। यहाँ आने के बाद में हमको 8 बजे पता चला कि फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है। अब बिहार की स्थिति देखिए, जहां लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ही देश के अंदर कंफ्यूजन को समझिए। इस राज्य में फ्लाइट से आए यात्रियों को होम क्वारंटीन होने की कोई जरूरत नहीं, यानी एक ही देश में अलग अलग नियम। नॉर्म्स क्या है, क्या बोला गया है? वो क्वारंटाइन होना है, होम क्वारंटाइन या फिर ओके ऑल ओके? ऑल ओके। कोई स्टैंप भी लगाया गया है हाथ पे? कोई स्टैंप भी लगाया गया हाथ पे कहीं? ये सुरक्षित है जी। वहाँ स्क्रीनिंग हुई, थर्मल स्क्रीनिंग हुई जी, सब चीज़ अच्छा, फेस शील्ड दिया गया प्लेन में? जी, फेशियल कैप अपने घर से भी लाए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या होम क्वारंटाइन रहना है या इसके संबंध में कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है होम क्वारंटाइन का। ऐसा कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला? नहीं, कोई भी फिर स्टैंप वगैरह कुछ हाथ पे कुछ लगाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। 3 एयरपोर्ट की 3 तहकीकात बताती हैं कि हवाई यात्रा ही नहीं, देश में कोरोना से लड़ने पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कैसे, ये समझिए। देश के 18 राज्यों में यात्रियों के लिए अलग नियम हैं। इन राज्यों में हवाई यात्रियों को क्वारंटीन करना होगा, जबकि ट्रेन के यात्रियों के लिए क्वारंटीन का नियम नहीं है। एक तरफ सुविधा तो है, लेकिन दूसरी तरफ तकलीफ भी। अगर अर्थव्यवस्था खोलने के लिए घरेलू हवाई यात्रा की छूट दी गई तो गंतव्य तक पहुंचते हैं कोई क्वारंटीन क्यों हो? अगर प्लेन के यात्री क्वारंटीन होंगे तो ट्रेन के यात्री क्वारंटीन क्यों नहीं होंगे? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने वाला कोई नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि देश में पलायन करने वाले प्रवासियों के जरिए कोरोना गांव और बस्तियों तक पहले ही पहुंच चुका है। फ्लाइट से लौटने वालों में कईयों का अनुभव अलग भी रहा है। आज हैदराबाद से इंडिगो की फ्लाइट 6E6468 यात्रियों को लेकर शाम 5:45 पर दिल्ली पहुंची और इसके बाद यात्रियों को बिना थर्मल स्क्रीनिंग के घर भेज दिया गया। ना तो उनसे फॉर्म भरवाए गए, ना हाथों पर होम क्वारंटीन की मोहर लगाई गई। यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। नए हफ्ते में नई उड़ान तो शुरू हो गई है, लेकिन नई चुनौतियां भी लाई है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं सूर्य देव के प्रकोप की ओर। कितना तपाएगा नौतपा? कोरोना के अटैक के बीच देश में एक और कुदरती मुश्किल आ खड़ी हुई है। वो मुश्किल है गर्मी का अटैक। देश के कई इलाकों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। कहीं कहीं ये 47 डिग्री के पार है और पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर राजस्थान का चुरू रहा, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में 46.7 डिग्री तापमान रहा। तेलंगाना के आदिलाबाद में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया।
देश की राजधानी दिल्ली में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली समेत पूरे देश में गर्मी का यह कहर और बढ़ने वाला है। अगले 2 दिन तो 5 राज्यों के लिए बेहद मुश्किल भरे होंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा, जिससे लू के थपेड़े चलेंगे। देश में पड़ रही भीषण गर्मी का कोरोना वायरस के संक्रमण पर कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर लगातार अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ स्टडीज में यह दावा किया जा चुका है कि कोरोना वायरस पर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ बताते हैं कि पड़ेगा। और इस बीच अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि गर्मी की वजह से कोरोना वायरस सतह पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। CDC अमेरिका में जन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए उसके इस बयान को अहम माना जा रहा है। थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। अगर हीट वेव रही ये 4-5 दिन तो इसमें कोरोना के केसेस, संक्रमण और कोरोना के केसेस दोनों चीज़ें ये कम हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना से मिलते जुलते जितने भी वायरस हैं वो सब गर्मी के अंदर कम हो जाते हैं, उनका संक्रमण कम हो जाता है। और अगर हम ये कहें कि उनकी मौत हो जाती है वायरस की तो बहुत अच्छा होगा। तो हमको इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन ये आगे आने वाले 5-6 दिन बताएंगे कि गर्मी का, उष्णता का कोरोना वायरस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर इस गर्मी के बाद बारिश हो जाती है तो फिर ये वायरस दोबारा पनप सकता है। तो हमको बहुत सावधान रहना है। सूर्यदेव सिर के ऊपर हैं, पारा चढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी, लू से बचना होगा। और अभी आपको इंतजार भी करना होगा ये देखने के लिए कि गर्मी का असर कोरोना पर क्या पड़ता है। कोरोना वायरस के हमले के बीच देश पर एक और मुसीबत ने हमला बोल रखा है, और वो हैं टिड्डियां। जिस तरह पाकिस्तान से आए टिड्डियों के झुंड खेतों में खड़ी फसल, बगीचों के फल फूल से लेकर पेड़ और हरी झाड़ियों तक को चट करते जा रहे हैं, वो चिंता बढ़ाने वाला है। सरहद पार से आए टिड्डियों के झुंड राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में किसानों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, और अब उनका रुख उत्तर प्रदेश की ओर भी हो चुका है। यहां भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे कुछ इलाकों में टिड्डियों के दल ने घुसपैठ की, और कई इलाकों में अलर्ट भी है, क्योंकि टिड्डियों ने खेत खलिहानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी दहशत फैला रखी है। हिंदुस्तान में हमला बोलने वाले ये टिड्डी आमतौर पर अफ्रीका से उड़ान भरते हैं, एक लंबा सफर करने के बाद यमन पहुंचते हैं और तबाही मचाते हैं। टिड्डियों का यह दल ईरान में भी धावा बोलता है और फिर वहां से पाकिस्तान पहुंचता है, और फिर टिड्डियां राजस्थान बॉर्डर से सटे इलाकों से हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं। लेकिन इस वक्त जिन टिड्डियों ने हमला बोला है वो अलग हैं। वो अफ्रीका से नहीं बल्कि अफगान पाकिस्तान सीमा पर पैदा हुई हैं, जो पाकिस्तान के इलाकों से होते हुए राजस्थान बॉर्डर पहुंच रही हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में धावा बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी खेत और रिहायशी इलाकों में घुस रही हैं, और अब तो दिल्ली के करीब पहुंचने की आशंका भी जताई जाने लगी है। इस बार टिड्डियों ने बहुत पहले ही हमला बोल दिया है। भारत में आमतौर पर टिड्डियां जुलाई-अक्टूबर के बीच में आती थीं, लेकिन इस बार अप्रैल के मध्य में ही आना शुरू हो गईं, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है पाकिस्तान। आमतौर पर टिड्डियों की ब्रीडिंग सेंट्रल अफ्रीकन देश होते थे जहां उनकी ब्रीडिंग होती थी, वहां से भारत आने में इन्हें काफी वक्त लग जाता था। लेकिन पिछले साल इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर अपना ब्रीडिंग सेंटर बना लिया, और ये पता होने के बावजूद पाकिस्तान ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब यहां से लगातार टिड्डियों के हमले हो रहे हैं। झांसी से पहले टिड्डी दल के आगरा पहुंचने की आशंका थी, इसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी करके रखा गया। यूपी में टिड्डियों के 2 दलों ने हमला बोला है।
पहला टिड्डी दल दौसा करौली होते हुए भिंड मुरैना के बाद झांसी की तरफ पहुंच गया। दूसरा दल करौली के आसपास है और वो भी पहले दल का रूट फॉलो कर रहा है। उनका रूट हवा के रुख पर भी निर्भर करता है। जिधर हवा बहेगी उधर ये दल आगे बढ़ेगा। तो अभी तो ज़्यादा खतरा तो ये बुंदेलखंड के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए, और साथ साथ जो हमारे आगरा मथुरा हैं, इनमें ज़्यादा खतरा है। अंदर का भी ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन अलर्ट सब जगह इसलिए रहे क्योंकि तैयारी रहे, जिससे कि अगर कोई भूला भटका कोई दल आ जाए तो कोई नुकसान ना कर सके। पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने मध्य प्रदेश में भी आतंक मचा रखा है। राजस्थान के रास्ते यहां पहुंची टिड्डियों ने किसानों को हलाकान कर रखा है। दरअसल तेज हवाएं टिड्डियों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में बहुत मददगार हो रही हैं। खेत खलिहानों से लेकर बाग बगीचों तक में ये टिड्डियां डेरा जमा रही हैं और किसानों की मेहनत चट कर जा रही हैं। किसान खेतों में थाली बजाकर, शोर मचाकर इन्हें भगाने और अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से आई जिन टिड्डियों ने इतना आतंक मचा रखा है, वो छोटी होने के बावजूद कितनी खतरनाक हो सकती हैं, अब ये जानिए। एक टिड्डी 90 दिन तक जिंदा रहती है और इस दौरान वो 3 बार अंडे देती है। एक टिड्डी एक बार में 80 से लेकर 158 तक अंडे देती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है और एक दिन में करीब 150 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। एक वयस्क टिड्डी हर दिन अपने वजन के बराबर करीब 2 ग्राम खाना खा सकती है। अगर एक झुंड 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हो तो उसमें 4 से 8 करोड़ तक टिड्डियां होती हैं और एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर भोजन चट करने की क्षमता रखती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।